आपने कभी सोचा है कि कुछ संस्थाएं सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही क्यों जागती हैं? जब मदरसों की बात आती है तो तुरंत एक्शन हो जाते हैं, फाइलें खुल जाती हैं, जांच शुरू हो जाती है। लेकिन जब सड़क पर किसी को भीड़ पीट पीट कर मार देती है, तब वहां पर सिस्टम क्यों चुप हो जाता है? और खासकर जब ये मसला एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ हो। अब इसी दोहरे रवैये पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल कोर्ट ने साफ कहा कि मानवाधिकार आयोग आपका काम सिर्फ कागज देखना नहीं है, जिंदा लोगों की जान बचाने का भी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी। आज हम उस बड़े फैसले की बात करेंगे जिसने सरकारी महकमों में खलबली मचा दी है। मामला उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़ा है। मामले की जड़ में है यूपी सरकार का वो आदेश जिसमें कहा गया कि राज्य के मदरसों की जांच आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू करेगा। अब ये ईओडब्ल्यू क्या है? दरअसल यूपी सरकार ने मदरसों की जांच की कमान ईओडब्ल्यू को इसलिए दे दी ताकि सरकार ये देख सके कि मदरसों को जो सरकारी या बाहर से चंदा मिल रहा है उसमें कहीं कोई पैसे का झोल तो नहीं है। यानी जो फंडिंग मदरसों में आ रही थी उस पर सरकार निगरानी रख रही थी कि इसमें कोई हेरा फेरी या कोई गलती तो नहीं है। अब आप सोचेंगे इस पूरे मामले में ये मानवाधिकार आयोग कहां से आ गया? दरअसल एनएचआरसी ने कुछ निर्देश जारी किए थे जिसके आधार पर सरकार ने ये स्टेप उठाया। लेकिन मदरसा टीचर्स एसोसिएशन को लगा कि ये उनके अधिकारों का हनन है और मामला पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधर और जस्टिस विवेक सरन के सामने जब ये फाइलें खुली तो बहस का रुख कानून की किताबों से निकलकर देश की मौजूदा स्थिति पर मुड़ गया। अदालत ने फिलहाल सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, यानी अब ईओडब्ल्यू मदरसों की फिलहाल जांच नहीं कर पाएगा। और इस सुनवाई में सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई, क्यों अपने आप में मैटर और बड़ा बन गया, दरअसल जस्टिस अतुल श्रीधर ने बहुत सी बड़ी बातें कही। उन्होंने एनएचआरसी के रवैये पर गहरी हैरानी जताई। जज साहब ने सीधा सवाल दागा कि मानवाधिकार आयोग का काम क्या है। उन्होंने कहा कि जब देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले होते हैं, जब भीड़ द्वारा लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हैं, तब तो आयोग खुद आगे आकर कोई कड़ा कदम नहीं उठाता। उन मामलों में भी आयोग की चुप्पी अखरती है। जस्टिस श्रीधर ने यहां तक कह दिया कि आज के दौर में तो आलम यह हो गया है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ बैठकर चाय या कॉफी पीना भी लोगों के लिए डर का सबब बन गया है। उन्होंने तंज कसा कि आयोग उन मामलों में अपनी ताकत दिखा रहा है जो शायद उसके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आते, जबकि उसे उन लोगों के लिए लड़ना चाहिए जिनके हक छीने जा रहे हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है। देखिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बेंच के दूसरे जज जस्टिस विवेक सरन अपने साथी जज के इन बातों से पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। कानून की भाषा में इसे डिसेंट कहते हैं। जस्टिस सरन का कहना था कि इतनी कड़ी टिप्पणियां करने से पहले सभी पक्षों को सुन लेना चाहिए, यानी मानवाधिकार आयोग को, सरकार को, इन तमाम लोगों को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि किसी की गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ ऐसी तीखी बयानबाजी ठीक नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से भी सही नहीं है। फिलहाल देखिए, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की खबरें जो हैं पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा आने लगी हैं और जिस तरीके से चुन चुनकर एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वो अपने आप में हैरानी वाले और सोचने वाली बातें हैं। क्योंकि देखिए, ये खबर अपने आप में बेहद बड़ी है और जज साहब की जो टिप्पणियां हैं वो अपने आप में और बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि यूपी या कई अन्य इलाकों में भी हमने देखा कि किस तरीके से भीड़ जो है वो किसी एक व्यक्ति को इस तरीके से मारती, इतना मारती है कि वो उस इंसान की जान ही नहीं रह जाती है, वो इस दुनिया को ही अलविदा कह जाता है। देखिए, फिलहाल एक खबर तो यही है कि यूपी सरकार को कदम पीछे खींचने पड़ेंगे और मदरसों की जांच पर स्टे लग गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। तब ये मामला देखा जाएगा कि मदरसों की जांच जो है ईओडब्ल्यू कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये अपने आप में 11 मई को देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या संवैधानिक संस्थाएं अपना काम निष्पक्ष होकर कर रही हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणियां आने वाले समय में नजीर भी बन सकती
ली हैं। बहरहाल अभी 11 मई का इंतजार है कि वहां पर क्या कुछ होता है। क्या सरकार अपनी दलीलों से अदालत को संतुष्ट कर पाती है? देखिए, जहां ये एक मामला सामने आया, वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि खबर वैसे मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन जिन दर्शकों ने वो खबर नहीं देखी उन्हें मैं एक मामला बताती हूँ। अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला उन अफसरों के लिए एक कड़ा सबक है जो बिना सोचे समझे पक्के सबूत के बिना कार्रवाई कर देते हैं। मामला बागपत का है, जहां अक्टूबर 2024 में पुलिस ने मोहम्मद चांद नाम के एक शख्स की पिकअप गाड़ी को सिर्फ इस शक पर जब्त कर लिया कि उसमें बीफ ले जाया जा रहा था। मजे की बात यह है कि जिस मांस को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ, डॉक्टर की रिपोर्ट में साबित ही नहीं हो पाया कि वो गाय का मांस था और डॉक्टर ने बस एक अंदाजा जताया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने बिना किसी पक्की लैब रिपोर्ट के उस बेचारे की गाड़ी को 18 महीने तक थाने में खड़ा रखा। हाई कोर्ट ने जब ये मामला सुना तो उन्होंने सरकार को जमकर लताड़ लगाई। जस्टिस संदीप जैन ने साफ कहा कि गौ हत्या कानून के तहत आप किसी पर तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक लैब में यह साबित न हो जाए कि मांस वाकई बीफ ही है या फिर कुछ और है। अदालत ने इसे सरकारी अधिकारियों की मनमानी बताया और कहा कि गाड़ी उस शख्स की रोजी रोटी का जरिया थी जिसे 1.5 साल तक जब्त करके रखा गया और उसका भारी नुकसान हुआ। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार उस शख्स को 2 लाख रुपए का मुआवजा दे और ये पैसा 7 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। साथ ही 3 दिन के अंदर उसकी गाड़ी छोड़ने का भी हुक्म दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि कोर्ट ने सरकार से यहां तक कहा कि अगर वो चाहे तो मुआवजे के ये पैसे उन बड़े अधिकारियों जिसमें डीएम, कमिश्नर और एसएचओ की जेब से काट सकती है जिन्होंने ये गलत फैसला लिया था। सीधे शब्दों में कहे तो कोर्ट ने ये कह दिया कि शक की बुनियाद पर आप किसी गरीब की रोजी रोटी नहीं छीन सकते और आपको ये महंगा पड़ेगा। देखिए, ऐसे मॉब लिंचिंग के भी बहुत से मामले सामने आए जो अपने आप में बेहद खौफनाक मामले थे। आपको याद होगा दादरी के मोहम्मद अखलाक वाला मामला आज भी लोगों को झकझोर देता है। ये 2015 की बात थी जब यूपी के एक गांव में सिर्फ एक अफवाह के कारण एक इंसान की जान ले ली गई। मंदिर के लाउडस्पीकर से ये ऐलान हुआ कि अखलाक के घर में बीफ रखा है। बस फिर क्या था, भीड़ गुस्से में आ गई, उसके घर में घुस गई और उसे बाहर खींचा और उसे पीट पीट कर मार डाला गया और उनका बेटा भी बुरी तरीके से घायल हो गया। बाद में जांच में पता चला कि घर में जो मीट था वो सिर्फ बीफ नहीं बल्कि मटन था, यानी जिस बात पर हत्या हुई वो पूरी तरीके से झूठ निकली। आपको याद होगा राजस्थान के पहलू खान का मामला था और वो भी बेहद दर्दनाक मामला था। 2017 में वो अपने बेटों के साथ गाय खरीद कर घर लौट रहे थे। उनके पास सारे वैध कागज थे, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और गौ रक्षक बनकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े सड़क पर उन्हें मारा गया और लोग वीडियो बनाते रहे। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने सबूत होने के बावजूद कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत साबित नहीं हो पाए और कई लोग बरी हो गए। इससे सवाल उठता है कि क्या ऐसे मामलों में सच में इंसाफ मिलता है? आप देखिए झारखंड के तबरेज अंसारी का केस, और वो तो बहुत ज्यादा डरावना था। 2019 में चोरी के शक में उसे भीड़ ने पकड़ लिया, खंबे से बांध दिया, घंटों तक पीटते रहे और उससे जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए गए। लोग उसे बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे जो बाद में वायरल भी हुआ। हालत इतनी खराब थी, लेकिन पुलिस ने भी सही से इलाज दिलाने के बजाय उसे जेल भेज दिया, जहां कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इससे पहले उसे बताया गया कि हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन बाद में मामला खुला तो पता चला कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि दिखाता है कि कैसे भीड़ खुद को जज और जल्लाद बना देती है। हाल के सालों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई। ये तो कुछ पुराने मामले थे, लेकिन आप हाल फिलहाल का देखिए। अलीगढ़ में कुछ लोगों को बीफ के शक में पीट दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो बीफ था ही नहीं। 2026 में झारखंड में मवेशी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को मार दिया गया। उड़ीसा में एक हेल्पर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उससे भी जबरन नारे लगवाए गए। बिहार में तो एक बर्तन बेचने वाले को सिर्फ बांग्लादेशी समझकर भीड़ ने पीट दिया। इन सब घटनाओं से एक ही बात सामने आती है, जब अफवाह, नफरत और भीड़ एक साथ आ जाते हैं तो इंसानियत सबसे पहले मरती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसी घटनाओं में हमारी व्यवस्था और जिम्मेदार संस्थाएं अक्सर चुप क्यों रह जाती हैं। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।